Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो गाइस, वेलकम टू मेजर कलसी प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन क्लासेस. मैं हूं उमेश पांडे और मैं आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं. आई एम द फैकल्टी ऑफ मेजर कलसी प्रयागराज. सो मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके मॉडल पेपर है या CAPF के मॉडल पेपर पर बेस्ड है, जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थमेटिक और रीजनिंग का सेशन. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. कितने पूछे जाते हैं बच्चों? 125 क्वेश्चन्स आपके पूछे जाते हैं. और इस 125 क्वेश्चंस में रीजनिंग का जो सेक्शन होता है वो आपके, जैसे यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस हमने बनाया है ईयर वाइज, तो अगर आप इन्हें गौर से देखें तो यहाँ से आपको बातें समझ में आएंगी बच्चा. अगर 2016 की मैं बात करूं, 2016 में देखिए अर्थमेटिक में 9 क्वेश्चन पूछा गया था, और रीजनिंग में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे. कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछा गया था. किस पार्ट से? अर्थमेटिक और रीजनिंग के पार्ट से, है ना. और अगर 2017 की बात करें तो 16 अर्थमेटिक, 10 रीजनिंग, टोटल 26 यानी 26 क्वेश्चन पूछे गए थे. यही बात अगर हम 2018 में करें तो 17 अर्थमेटिक से, 11 आपका रीजनिंग से, टोटल 28 क्वेश्चन. और अगर 2019 की बात करें तो 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 11 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, टोटल 20 क्वेश्चन. यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें तो 28 क्वेश्चन और मिनिमम देखें तो 20 क्वेश्चन. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 33 क्वेश्चन लेके आए हैं. टोटल 33 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से अभी तक जितने चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं अर्थमेटिक और रीजनिंग से, चार ईयर पिछले प्रीवियस 4 ईयर के, हर चैप्टर से हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं. तो ओवरऑल 33 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे थे. तो हमने कहा कि एक ही वीडियो में हम एक बार आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज कर दें जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो आइए बच्चों, हम बात करते हैं वे टॉपिक्स की बात करते हैं जो टॉपिक्स अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. मैं आप अगर ईयर वाइज पूछूं, ईयर वाइज अगर आपको बताऊं तो आप देख लीजिए. 2019 की अगर बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में देखिए नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिक्स. उसके बाद वही कहानी है 2018 में. ये सारे चैप्टर्स आप देख लीजिए, मेंसुरेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, एवरेज, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एज, है ना बच्चों. सो यहां से आप ये समझिएगा. चलिए देखिए, ऐसे ही 2017 में देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर से कवर किए गए हैं. 2019 में 2016 में ये 5 चैप्टर से कवर किए गए हैं. तो कुल मिला करके अगर आप देखें, इन सारे चैप्टर्स को अगर मिला करके एक साथ देखें तो कुल मिला के आपका 17 चैप्टर बन रहा है. कितने चैप्टर बन रहे हैं? 17 चैप्टर्स बन रहे हैं. और इन सारे 17 चैप्टर से हमने कोशिश की है कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर करें. तो टोटल हमने 18 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं अर्थमेटिक में. 18 क्वेश्चंस हमने लिए हैं. हालांकि 18 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते तो वही आपने देखा. अगर आप देखें यहाँ से समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे आपका 9, 16, 17, 9 ऐसे ही बने हैं. लेकिन फिर भी हमने 18 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएं. ये जो आपके चैप्टर्स देख रहे हैं सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है हमने. ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं. इसी तरह से आगे हम आपको रीजनिंग का भी पूरा एनालिसिस कर देंगे. रीजनिंग के भी बारे में देखेंगे. यहाँ से क्वेश्चन देखिए शुरू हो गया है. तो अर्थमेटिक का सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आगे हम रीजनिंग के सेशन में जब आएंगे तो रीजनिंग में भी हम ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज एक एक चीज़ें आपको हम क्लियर कर देंगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं और टोटल कितने चैप्टर हैं. ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा, हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं टोटल 33 क्वेश्चंस. उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और टू दी पॉइंट हमने बनाए हैं. क्वेश्चंस पूरा हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न से मिलता जुलता है. क्वेश्चन का लेवल भी मैंने वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश की है और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, जो कि हो सकता है डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए. तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से और सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा. इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग के जितने चैप्टर्स पूछे गए हैं उनको रिवाइज करने की भी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके. तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए शुरू करते हैं.
सो बेटा हम जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल ABC की, नाउ दिस इज ट्रायंगल ABC एंड AB इज इक्वल टू AC, सो हियर AB इज इक्वल टू AC एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC, यानी कि D इस BC पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने बना दिया D, राइट। अगेन इफ BD इज इक्वल टू 5, देखो बेटा यहाँ से अगर मैं BD की बात करूँ, सो यहाँ से BD 5 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन कह रहा है AB इज इक्वल टू 12, नाउ AB इज इक्वल टू 12। बच्चा आप समझ रहा होगा कि अगर AB और AC इक्वल है, सो दिस इज 12, सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 12, राइट। नाउ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर बच्चा हम यहाँ से बात करें AD की, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अगेन देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन लेंथ ऑफ द CD। नाउ CD का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, सो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये मिड पॉइंट होता तो हम अपोलोनियस थ्योरम लगा देते और बहुत इजी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट बाय डिफॉल्ट ये आपका मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट इसलिए नहीं है कि मिड पॉइंट होता, एक्चुअली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यू नो हियर इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कहोगे कि ये जो आपका मिड पॉइंट होता तो बेटा परपेंडिकुलर होता। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये तीनों साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, बट यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इसीलिए ये कंफर्म है कि ये मिड पॉइंट नहीं है, तो आप अपोलोनियस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल हम अप्लाई करेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कोसाइन रूल के बारे में आपको बता दूं कि किसी भी एंगल के बारे में बात करें, अगर हम इस एंगल की बात करें, सो बेटा cos B का फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। cos B का अगर हम फार्मूला देखें तो cos B का हो जाएगा, इसके जो सामने साइड होती है बाकी उसको छोड़ करके ये दोनों साइड, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस इसके सामने वाले साइड AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू AB इंटू BC, ये होता है कोसाइन रूल। तो बच्चों रिवाइज कर लीजिएगा कोसाइन रूल क्या होता है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम ये लेंथ ले लें यक्स, कितना ले लें बच्चा, यक्स ले लें, अगर ये लेंथ, इसी यक्स की लंबाई हमको निकालनी है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये पता होनी चाहिए कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर यह कोण थीटा हो जाएगा इसके सामने का, तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। इन अ ट्रायंगल ABC, एक्चुअली AB इज इक्वल टू AC, देन इट इज 100% श्योर दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। सो बच्चा आइए देखते हैं, हम यहाँ से देखें इस एंगल की मैं बात करूंगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों साइड्स का होल स्क्वायर, है ना, इन दोनों साइड्स का होल स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ से मैं आपको दो ट्रायंगल उठाऊंगा। कौन कौन से ट्रायंगल उठाऊंगा, एक ट्रायंगल उठाऊंगा ABD और दूसरा ट्रायंगल उठाऊंगा ACD। ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा की बात करूँ तो इसके सामने का साइड 8 होगा यानी AD होगा, और ये साइड आपका है 12 और ये साइड है आपका 5। सो बच्चा ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 5। और यही अगर हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू उठाएं इस ट्रायंगल में ACD में, सो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब चूंकि देखिए ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा, यानी 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोसाइन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से साइन रूल भी होता है। साइन रूल और कोसाइन रूल पे क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएं, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी खास बात तो यह है आपके एग्जाम के कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है उस टॉपिक से क्वेश्चन करीब 2-3 साल तक तो नहीं पूछता है, 3 साल तक तो 100% नहीं पूछता है। लेकिन परसेंटेज का एक टॉपिक है स्टैटिक्स का जो कि 100% हर साल पूछा जाता है। वे सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और सारे क्वेश्चन जो भी लाए हैं वे बेस्ट लाए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और ये अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड में चल रहा है। CDS का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इसी साल आया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
सॉरी ये सीडीएस का नहीं, ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लाया हूं कि ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए बच्चों, तो अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो देखिए यहां से 12 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो बेटा ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 64 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और माइनस ये हो जाएगा बेटा 64 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स हो जाएगा। देखो इन दोनों को माइनस करोगे बच्चा, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80। और अगर हम 144 और 25 को ऐड करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा भैया? 169। अब 169 में अगर 64 को माइनस करोगे बेटा 104 आएगा, यानी हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 104। क्या लिखेंगे बेटा? 105। क्या लिखेंगे? 105, बिकॉज 169 माइनस 64 था तो 105 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले। तो बेटा ये हो जाएगा 21x, यहाँ पे इज इक्वल टू है, ध्यान देना बच्चों, इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहां से बन गया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 21x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इजीली सॉल्व करने आता होगा तो बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो हम 80 का फैक्टर करेंगे 16 इंटू 5 तो ये आपका जो है 16 प्लस 5 21 बनेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका फैक्टर आप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? x माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 21 एक्स माइनस 5। सो x की वैल्यू बेटा यहाँ से हम सॉरी 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 16 और 5 का हमने फैक्टर किया था। सो x इज इक्वल टू एक तो 16 आएगा और एक तो 5 आएगा। अब हमने अभी देखा था कि मिड पॉइंट यहां पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि x का आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सो 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। CAPF का लेवल मैं आपको बता रहा हूं CDS के लेवल को टच करता है। अगर अर्थमेटिक की बात करो, बिल्कुल हल्का लेवल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 में से 2 या 3-4 क्वेश्चन इजी होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन टफेस्ट होते हैं। CDS का लेवल भी कहीं कहीं क्रॉस कर जाता है कुछ क्वेश्चंस में। इसीलिए हम आपको जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट और एकदम आपके पेपर के लेवल का है। तो आप जरूर इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से समझिए, तभी जा करके आपको इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन टफ है, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, जरूर आपको 100% समझ में आएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसी तरीके से समझाऊं कि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। लेवल ज्यादा है, क्वेश्चन टफ है, तो ज्यादा हो सकता है आपको दोबारा देखना पड़ जाए, लेकिन दोबारा देखोगे बेटा तो आप खुश हो जाओगे कि जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। 1/4 ऑफ द सम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI क्या है बेटा? 1/4 ऑफ द सम, यानी प्रिंसिपल का 1/4 है। If the number of years and the rate of annual interest are numerically equal, यानी कि R is equal to T है। क्या है बेटा? R is equal to T है। कह रहा है then the number of years is, number of years is यानी T की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, SI is equal to होता है PRT upon 100। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, अभी मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। तो SI इज इक्वल टू है 1/4P। सो बेटा यहाँ पे 1/4P लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे P इंटू R और T इक्वल है, तो बेटा R इज इक्वल टू जब T लिखोगे तो T इंटू T हो जाएगा T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। P से P कैंसिल हुआ। T की वैल्यू अगर निकालोगे तो 100/4 स्क्वायर रूट में हो जाएगा और 5 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 ईयर्स आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ट्रिक से याद करना है बेटा, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो सीधे याद रखिएगा, ये जो आपका 1/4 ऑफ द सम है, यानी कि ये n गुना है। क्या है बेटा? n टाइम्स है। 1/4 यानी कि n, तो n इंटू, ध्यान से देखना बच्चों,
n गुना n इंटू 100, n इंटू 100 ब्रैकेट के बाहर क्या है, परसेंटेज है, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि n की वैल्यू है 1/4 इंटू 100, इसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज आपका तब रहेगा जब आपको r निकालना होगा। अगर आपको t निकालना है बच्चों तो यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईयर्स हो जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी n इंटू 100 स्क्वायर रूट में करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, ये ट्रिक यहीं से बनाया जाता है। सो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आई होप आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लें क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें, मैं दोनों भाषा में पढ़ने की कोशिश करूंगा। यदि एक टेलीविजन सेट x रुपए में बेचा जाता है तो 28% की क्या होती है बेटा, हानि होती है। 28% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस 1 की अगर बात कर दें, 28% अगर हानि हो रही है बेटा, 28% हानि का मतलब देखो ये x है, SP1 बराबर क्या है बेटा, x है। 28% की हानि का मतलब हुआ कि 100% अगर उसका क्रय मूल्य है तो 72% में जब बेचोगे, 72% में बेचोगे तो 28% का लाभ होगा। समझ रहे हो ना? यानी कि अगर 100 आप सीपी ले लेते हो तो उसमें 28% माइनस करोगे 72 आएगा, तो 72 आपका क्या हो जाएगा बेटा, 72 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि आप मान लेते हो कि CP = 100 है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं SP2 की, देखिए कह रहा है यदि वह Y रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। मतलब यह हुआ कि अगर SP2 निकालोगे बेटा Y रुपया तो 12% का लाभ यानी 112। भाई 100 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 112। आगे कह रहा है Y का x से अनुपात निकालिए बेटा, Y रेशियो x, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ, 112 रेशियो में 72। अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो आप देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए तो आप तुरंत कहेंगे 14 8 112 और 8 से भाग देंगे 8 9 72, 14 रेशियो 9 यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस टॉपिक से क्वेश्चन इजी आता है उस टॉपिक से हमने इजी क्वेश्चन उठाया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन टफ आता है उस टॉपिक से हमने क्वेश्चन टफ उठाए हैं। और ध्यान दीजिएगा, मतलब एकदम आपका नपा तुला मैंने पेपर बनाया है, मजा आ जाएगा बेटा अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद हमने ये क्वेश्चन, ये पूरे पेपर को सेट किया है और देख लीजिएगा इसी सेट से कम हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखाई पड़ जाए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जरा ध्यान से देखना। A car did a journey in T hours. Has the average speed been x km/h greater, the journey would have taken h hours less. How long was the journey? How long was the journey? मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, एक कार ने एक यात्रा t घंटों में तय की। यदि इसकी औसत चाल x किलोमीटर/घंटा बढ़ा दी जाए यानी अधिक होती तो y घंटे कम लगते। डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि दो तरह से एक ही दूरी को दो तरह से तय करने की बात की जा रही है, यानी डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, दूरी नियत है। जब दूरी नियत है तो बेटा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि अगर मैं डी की बात करूं, मैं इनिशियल स्पीड अगर यस मान लूं और टाइम लगता है t घंटे तो बेटा यस इंटू टी हो जाएगा, ये होगी डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी बात को अगर मैं कह दूं कि नहीं, अगर मैं इसी डिस्टेंस को अगर d बराबर मैं ये कह दूं कि नई चाल इसकी हो जाएगी x किलोमीटर/घंटा बढ़ा दे रहा हूं यानी x प्लस x, तो अगर ये स्पीड हो जाए तो टाइम इसकी लगेगा बेटा, ये t है ना तो t माइनस y लगेगा, इसका टाइम लगेगा t माइनस y। तो ध्यान देना, यह भी दूरी होगी और यह भी दूरी होगी, नई चाल गुणे नई समय, पुरानी चाल गुणे पुरानी समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी। क्लियर है बच्चा? अब यहां से देखिए ऑप्शन आपका कह रहा है, यहां से यस कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, x है, t है, y है। यहां से यस की वैल्यू आपको निकालनी है और यस की वैल्यू निकाल करके इसी दूरी में रख देना है, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना बच्चों, यस इंटू टी बराबर, इसे जरा सॉल्व करिए, यस इंटू टी, यस का मल्टीप्लाई y में करेंगे, यस इंटू वाई प्लस यक्स इंटू टी माइनस यक्स इंटू वाई। यस टी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, इधर जाके माइनस करेगा। यस वाई को आप इधर ले आइए, यस वाई प्लस एक्स वाई नहीं यस वाई, यस वाई आपका प्लस हो जाएगा, ये बचेगा बेटा यक्स इंटू टी, यक्स को कॉमन ले लीजिए तो टी माइनस वाई बचेगा। क्लियर है ना? अब यस की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा यक्स इंटू टी माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, वाई। क्लियर है? अब यही डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे यस इंटू टी कर दीजिए, डिस्टेंस = है यस इंटू टी, तो बेटा टी तो है ही है, यस की वैल्यू रख दीजिए। तो आप कहेंगे यक्स
इंटू टी माइनस वाई इंटू यहाँ पे टी कर दो, और ये बटा में y है बेटा, तो पावर में देखो यहाँ पे माइनस में दिया है, तो y को जब ऊपर ले जाओगे तो y पावर -1 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे तो इस तरीके इसके क्वेश्चन का तरीका और भी है, 2-3 मेथड है, डिस्टेंस का डायरेक्ट ट्रिक होता है, बट मैंने देखा कि ये क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं है, अगर हम बेसिक से भी करें तो 2 लाइन में आंसर आ जा रहा है। वैल्यू पुटिंग करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डीप से जानता होगा, जरूर वह जो है बहुत ही इसको चाहेगा तो ऑप्शन वैल्यू रख देगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो मैं अभी उस तरह से जानबूझ के डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आप केवल कॉन्सेप्चुअल देखें। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता होगा वो भी इस बात को समझ पा रहा होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो 2 सिचुएशन में डिस्टेंस को हम इक्वल कर सकते हैं। यहां से s की वैल्यू हम निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड अपॉन, देखिए यहां से ये त्रिज्या के मेंसुरेशन का क्वेश्चन लग रहा है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the area of a segment of a circle of radius r subtending an angle theta at the center? भैया आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एक्चुअली में देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है? अगर ये सर्कल है, यहाँ पे बेटा सेंटर है, तो ये आपका जो है, यहाँ से हम जो एरिया ये आपको दिखा रहे हैं ना, ये आपका सेगमेंट नहीं है, ये बेटा आपका ये सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट देखो क्या है, यहाँ से हम जब इसको मिला देते हैं तो यही बेटा आपका क्या हो जाता है? सेगमेंट। ये जो पूरा पार्ट है बच्चा, ये सेगमेंट है, इसी का एरिया आपसे पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये r हो जाएगा, ये भी आपका r हो जाएगा बिकॉज रेडियस है, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ पे सेंटर O है। क्लियर है बच्चा? और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ये जो एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा एरिया हम निकाल दें, ये पूरा एरिया निकाल दें, है ना। उसके बाद इस सेगमेंट, ये जो त्रिज्या, ये देखो छोटा सा एरिया है, इसका आप निकाल करके माइनस कर दो। ये ट्रायंगल है बेटा, ऊपर का भाग ट्रायंगल है, नीचे का पूरा का भाग अगर हम देखें तो ये आपका जो है वृत्तखंड है। ये क्या है बेटा? वृत्तखंड है। इस लघु वृत्तखंड का एरिया निकाल करके त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे, तो बेटा त्रिज्य खंड का एरिया आ जाएगा, जिसे कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर इस पूरे का एरिया निकालें तो आप जानते हैं इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये किसका है बेटा? ये पूरे वृत्तखंड का है, ये यहां से लेकर के पूरा, है ना। अब मैं त्रिभुज का एरिया माइनस करने वाला हूं। त्रिभुज का एरिया देखो, अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरह से है और यहां पे अगर कोण थीटा दिया है और ये साइड अगर A है, ये साइड B है, अगर थीटा वाले एंगल से दोनों साइड अगर जुड़ा है तो इसका बेटा होता है 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा, है ना। यह भी एक एरिया होता है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा हाफ A इंटू B यानी R इंटू R, तो R स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा। अब पाई की वैल्यू अगर बेटा हम 180 डिग्री रख दें, यहां से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रख दें, तो पाई से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा। 1/2 r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। यहां से बचेगा थीटा माइनस, यहां से बचेगा बेटा साइन थीटा, यहां से क्या बचेगा? साइन थीटा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर यही मैं साइन थीटा की बात करूं और थीटा बाई 2 के फॉर्म में तोड़ूं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला आप देख लीजिए। तो यहां से हम कहेंगे ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप देखें कि आंसर आपका क्या होगा, तो जल्दी से देखेंगे तो आपका आंसर बी मिलेगा। आपका आंसर क्या मिलेगा? बी मिलेगा। समझ में आ रही बातें? बहुत ही बेहतर तरीके से, जब इसको आप बेहतर तरीके से जब इस चीज़ को देखेंगे बेटा, इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं बता दूं आपको कि ये टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देख करके जाइएगा, बेहतर तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखें, आप सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x³ + x² + 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x where x is a positive integer, the number of all such possible values of x is। मतलब ये कह रहा है कि ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है बेटा x³ + x² + 16 x से पूरी तरह डिवाइड है, पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह कट जाएगा।
यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर x कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है तो x के कितने संभव मान हो सकते हैं, कितने संभव मान हो सकते हैं। तो अगर, अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे एक बात बता दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये नंबर x से डिवाइड होगा तो अगर मैं यहाँ पे x का भाग दे दूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ या ना। अगर रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो बेटा ये बात तो समझ में आ रही है कि इसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स, एक्स क्यूब बटे एक्स, एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 16 बटे एक्स, बोलो हाँ या ना। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं कि ये तो पूरी तरह कटी जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भागफल आ रहा है, यह भी कट जा रहा है, यहाँ पे भागफल एक्स आ रहा है, यह नंबर भी कटना चाहिए, तभी जाकर के आप कहोगे कि ये नंबर एक्स से कटेगा, बोलो हाँ या ना। अगर आप कहेंगे कि ये भी आपको कटना चाहिए तो करने का मतलब है कि x आपका ऐसा नंबर हो जो 16 को विभाजित कर सके, मतलब कि फैक्टर ऑफ 16, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 16। सो अगर मैं बात करूं तो 16 का फैक्टर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको पावर के फॉर्म में तोड़ दीजिए और पावर जितना भी रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। और अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं बच्चों, अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं तो 16 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा। तो कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5। तो कितने पॉसिबल नंबर होंगे x के, 5 पॉसिबल नंबर होंगे। यानी कि यहाँ पे आप इनमें से कोई भी रख दीजिए, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर रख दीजिए x का, इनमें से ये सारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 5 होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन ऐसा है ना बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर वर्ष एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट परसेंटेज से मिलाकर के क्वेश्चन दिया जाता है, जिसे हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा, है ना। मतलब कि एग्जैक्टली तो नहीं, हालांकि ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को उठाया है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर, उसे सॉल्व कर लीजिए और कोशिश करिए कि कहीं और से भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप जहां मिले उसे सॉल्व करिए। जरूर आना है, मतलब आना ही आना है। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, है ना। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो बेटा ये मैथमेटिक्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे 53% आपको देना है। अगर ये वेन डायग्राम में फिजिक्स के लिए बना दूं तो कह रहा है 61% पास्ड इन फिजिक्स, यानी ये हो जाएगा 61%। आगे कह रहा है 60% पास्ड इन केमिस्ट्री, यानी ये वेन डायग्राम अगर हम केमिस्ट्री के लिए बना दें तो ये हो जाएगा 60%। क्लियर है बच्चों। अब आगे कह रहा है 24% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पोर्शन आप देखेंगे क्या है। ये मैथमेटिक्स अगर फिजिक्स है तो मैं आपको बता दूं ये पूरा यहां से लेके ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, और अगर दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो यहां से ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन होगा बेटा, ये वाला जो पोर्शन, ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का होगा, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले पोर्शन की, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले डायग्राम की, ये जो आपका पूरा केवल ये अंदर है ना, तो ये तीनों का होगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और मैथ का भी। तो आइए अब हम बात करते हैं आपसे, यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डायग्राम दिया गया है। 35% जो है पास हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। 24% पास हुए हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, 27% पास हुए हैं किसमें, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात है कि 5% ये एकदम कहीं के नहीं रह गए, ये मतलब कि आप समझिए कि पूरी तरह से फेल हैं, किसी विषय में नहीं पास हुए हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेज इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पासेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से सोचिए। ये एनडीए में भी पूछा गया था सवाल, ये सवाल एनडीए में भी पूछा गया है और सीएपीएफ में भी पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
अब अगर हम यहां से जब तक इन तीनों का नहीं पता पाएंगे, क्योंकि बेटा ये दोनों मिला करके देखो कितना है 24% है ना। तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक हम इनके बारे में नहीं बता सकते, जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक हम इनके बारे में नहीं बता सकते हैं, और जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक इनके बारे में भी नहीं बता सकते हैं। और आपको निकालना क्या है बच्चा, आपको निकालना है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। और क्या निकालना है आपको, और आपको निकालना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और ये वाला पोर्शन निकालना है। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये दोनों तभी निकाल पाएंगे जब हम इसका निकालेंगे। तो तीनों का निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप उसे देखें, आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा। तो टोटल, सबसे पहले टोटल आपको देखना पड़ेगा कि कितने पास हुए हैं। एक्चुअली में 5% पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो 95% होंगे जो कि पास हुए होंगे। भाई 100% छात्र होंगे, 100 में 5 अगर फेल हो गए हैं तो बचे कितने, 95। अब इस 95 में बेटा ये जो दोनों का आपका दिया है, कौन कौन, 27, 24 और 35, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 27 प्लस 24 और प्लस 35, इनको आप जोड़ करके फिर माइनस कर दीजिए इन तीनों का, 53, 60 और 61, 53, 60 और 61, ये तीनों का निकल करके रिजल्ट आएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रिक ये है, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिए। अगर इन सभी को सॉल्व करेंगे, 5 4 9 9 7 16, 16 और 5 21, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 181% माइनस 3 और 1 4, 6 6 12 5 17, 174, यानी 181 में से 174% माइनस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 7% आपका रिजल्ट। यानी 7% अगर तीनों में है तो मैं बात करूंगा इस वाले सेक्शन की, यानी कि मैथ और केमिस्ट्री का टोटल कितना है बच्चा, मैथ और केमिस्ट्री का टोटल कितना है मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। रुक जाइए, इसको हटा दे पहले। अब देखिए मैथ और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैथ और केमिस्ट्री की, यहां पे देखिए मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये कितना है, 27% है। जब अगर ये 27% है पूरा, यहां से दोनों मिला करके, जब ये दोनों मिला करके अगर 27% है तो अब देखिए आपका रिजल्ट निकल करके आने वाला है सामने आपके। जब बेटा ये 7 हो जाएगा तो 27 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल देखो बेटा, ये है 35% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल 35 इन दोनों को जोड़ करके। जब ये 7 हो जाएगा बेटा तो ये 8 28 होगा कि नहीं होगा बता दीजिए। यानी कि 20 और 28 का रेशियो आपको निकालना है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यानी कि 20 रेशियो अगर 28 निकालोगे मेरे बच्चों तो आपका हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 5 रेशियो में 7, 5 रेशियो में 7 कहीं दिख रहा है, जी हाँ बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी भी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टेस्ट मेथड से बताया है। अगर हम एक्स मान के लगाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को सीख रहे होंगे और इसका यूज़ करेंगे एग्जाम में। तो इस टॉपिक को बेटा जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, ओनली सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड सो ऑन, a20 प्लस b20, ये मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट है बेटा। इतनी ये माने कि 20 पद हैं टोटल। ये देखिए 1 पद हुआ, ये 2 पद हुआ, ऐसे ही 3 पद ही पूरा 20वां पद है। अगर इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच टर्म्स, ऐसे कितने पद होंगे जो कि आर देयर व्हिच विल हैव ओनली सिंगल ए एंड रेस्ट बी। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर a1 b1, जरा समझ लीजिए, a1 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाई a2 प्लस b2, केवल हम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, a1 a2 आएगा, प्लस a1 का b2 में मल्टीप्लाई करोगे a1 b2 आएगा, प्लस b1 का a2 में करोगे तो बेटा a2 b1 आएगा, प्लस b1 का b2 में करोगे तो b1 b2 आएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 बार a आया है ना, तो ये आपको नहीं काउंट करना है। यहाँ पे 2 बार b है, एक भी बार a नहीं आया है, ये भी नहीं लेना है। यहाँ पे 1 बार a आया है, यहाँ पे 1 बार a आया है। तो इसी तरह के पद आपको ढूंढने हैं। टोटल कितने पद ऐसे होंगे जब हम इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे,
इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप दो पदों का मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पद आता है। अब आप तीन पदों का मल्टीप्लाई, अगर इसी में हम बेटा मल्टीप्लाई a3 प्लस b3 कर दें तो यहां से देख लीजिएगा इस प्रकार के तीन पद आएंगे। a4 प्लस b4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे चार पद आएंगे जिसमें केवल सिंगल a रहेगा, बाकी सभी b रहेंगे। ऐसे ही अगर 20 पदों का मल्टीप्लाई करना है तो टोटल ऐसे कितने पद होंगे बेटा, जिसमें ओनली सिंगल a होगा और उसके बाद रेस्ट b होगा, यानी कि टोटल कितने पद होने चाहिए, 20 पद होने चाहिए। सो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कोई अलग से कोई तरीका नहीं, कुछ आपको ट्रिक नहीं सिखाया जाता, ये कॉमन सेंस के बेस्ड क्वेश्चन है। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको तत्काल यानी कि करंट में आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि क्या करें इस क्वेश्चन को। तो वहां पे आपको ऐसे ही एक दो जब आप सीरीज बना करके ट्राई मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट निकलने लगेगा और फिर आप उसी बेस पे कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बात समझ में आ रही बच्चों? मैं आपको बता दूं, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हालांकि ये डिक्टो नहीं है, हाँ हमने इसमें कुछ चेंजिंग किया है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। अब आप सोचिए कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो आइए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, आपका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। यानी कि यदि x बराबर 164 की पावर में 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है तो x का इकाई अंक आपको बताना है। इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इकाई अंक जानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है बेटा, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 164 है ना, इसमें केवल 4 से मतलब रखना है, 16 से कोई मतलब नहीं। 333 में केवल लास्ट वाले 3 से मतलब रखना है, 33 से कोई मतलब नहीं। 727 में केवल 7 से मतलब रखिए, 72 से कोई मतलब नहीं है। पावर को 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 और 9 का इकाई अंक पता करना होता है तो उसके पावर सम और विषम देखते हैं। अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 की पावर 1 का जो इकाई अंक आएगा वही 164 की पावर 169 का इकाई अंक आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। प्लस है 333 है तो 3 की पावर देखो 337 है बेटा, तो 337 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर 337 है, 337 रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और जब रिमाइंडर 1 आएगा तो इसी पावर के जगह पे रिमाइंडर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 3 की पावर 1 रख देंगे। जो 3 की पावर 1 का इकाई अंक आएगा वही 333 की पावर 337 का इकाई अंक आएगा। माइनस अब ये 7 की पावर 726 है तो 726 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 726 को 4 से डिवाइड करोगे और आपको शेषफल निकालना है, तब आप कहोगे शेषफल 2 आएगा। यानी यही शेषफल आप 2 726 के पावर रख दीजिए, 726 के जगह पे रख दीजिए 7 के पावर 2। यहाँ पे बेटा 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 7 49 यानी इकाई अंक 9 आएगा। 7 माइनस 9। अब आपको मालूम है कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पे एक बड़ी संख्या होगी जो कि इसके पहले ढेर सारे अंक होंगे। इस संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी एक बड़ी संख्या होगी जिसके पहले कुछ अंक होंगे। यानी इकाई अंक 7 में से 9 तो नहीं घट सकता, तो ये इसके पहले वाले नंबर से हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 और 7 17, 17 माइनस 9 करेंगे तो 17 माइनस 9 बराबर 8, यानी आपका सवाल जो उत्तर होगा वो 8 होगा। D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? सो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इकाई अंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहां से भी क्वेश्चन उठाया है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था ये। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आप देखे थे 2018 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together। यानी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। यानी कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जैसे इनको बैठाया जाए। जो ऊपर कहा जा रहा है उस तरीके से ऐसे कितने मेथड्स हो सकते हैं जिसमें उनको बैठाया जाए और ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। यानी कि अगर 6 लड़के हैं तो बेटा B1, B2, B3, B4, B5 और B6 ये 6 लड़के ले लिए। अगर हम इन्हीं के बीच में G1, G2, G3, G4 और G5 कर दें तो देख लीजिए लड़कियां और लड़के, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं, ना ही 2 लड़कियां एक साथ बैठी हैं। समझ रहे हैं?
सो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देख लेते हैं कि कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। तो इन 5 लड़कियों को अदला बदली करके किसी के जगह पे भी हम बैठा दें, अगर G5 को यहाँ बैठा दें, G4 को यहाँ बैठा दें, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर हम G4 को यहाँ बैठा दें, G1 के जगह पे G1 को यहाँ बैठा दें, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। यानी कि 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 तरीके से हम बैठा सकते हैं। और अगर हम लड़कों की बात करें, सेम कंडीशन उसी तरह से हम लड़कों को भी अदला बदली करके बैठा सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 6 तरीके से हम लड़कों को बैठा सकते हैं। और उसके बाद हम सभी लोगों को बैठाना होगा तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 तरीके से सबको बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो यहां से भी इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। इन दोनों का भी आपस में इंटरचेंजिंग करके, इन दोनों का भी आपस में इंटरचेंजिंग करके हम चाहें तो कर सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब आप जानते होंगे, 1 से लेकर के 5 तक आपको गुणा कर देना है, जो कि आपका आएगा कितना, 120 आएगा। 2 3 6 चौक 24 5 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा बेटा 1 से लेकर के आपको 6 तक गुणा कर देना है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 120 गुणा में 720, 2 0, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 2 86, 86,400 आपका सही उत्तर होगा, जो कि डी ऑप्शन में है। कहाँ पे है बेटा, डी ऑप्शन में है। सो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इफ द नंबर, ये आपका है बड़ा सा नंबर है, इज डिविजिबल बाई द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। मेरा बच्चों, कंपोजिट नंबर जो नंबर किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, है ना। तो अगर मैं कह दूं ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जो कि ऑड नंबर है, तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है बेटा, 4 है, इस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। दूसरा कंपोजिट नंबर है 6, तीसरा कंपोजिट नंबर 8, चौथा कंपोजिट नंबर 9। तो स्मॉलेस्ट आपका ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9 होगा। सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर 9 ही है। तो 9 से ये नंबर अगर डिविजिबल है तो आपको कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। 9 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए मेरे भाई। अगर 9 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गया आपके हाथ से। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ द डिजिट्स should be divisible by 9. If sum of the digits of any number is divisible by 9, then it is 100% sure that the number is compulsory, the number is completely divisible by 9. आइए हम बात करते हैं इनके सम की। तो बात करेंगे सम की, इनके डिजिट की। तो 2 + 3 + p + 6 + 2। आइए हम इसको डायरेक्ट यहीं से काउंट कर लेते हैं। चलो अच्छा लिख ही लेते हैं। 2 + 3 + p + 6 + 2 + 9 + 7 + 1 + 3 + 3 + 5। जरा ऐड करिए। 2 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 1 30, 30 3 33, 33 36, 36 और 5 41। 41 + p, 41 + p एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल हो। अब ये 9 से डिविजिबल होगा तो बेटा 41 तो डिविजिबल होगा नहीं। अब p की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि इसमें जुड़ने के बाद 9 से डिविजिबल हो जाए। आप कहेंगे सर अगर ये 45 हो जाए तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि p = अगर हम 4 रख दें, p = 4 रख दें तो ये नंबर 45 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो 100% यह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि p की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 4 रखोगे। p की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, 4 रखोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। इन सारे क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात कर दें तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8450 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या कमाल का क्वेश्चन है भाई। सिर्फ एक बात कह रहा है कि जितने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले तो पाइथागोरन ट्रिपलेट दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट से अगर खेलना नहीं जानते हो तो जान लेना बेटा कि अर्थमेटिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी नहीं जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री जानना है तो सबसे पहले आप पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में जानिए और उसका यूज़ कैसे होता है उसे जानिए। सीडीएस में केवल पाइथागोरन ट्रिपलेट से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन आते हैं।
CDS 2021 में फर्स्ट में पूछा था, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। 2020 सेकेंड में CDS में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया है पाइथागोरन ट्रिपलेट से रिलेटेड। तो आइए हम आपको बताते हैं यह क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए पहला तरीका, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं, जरा समझ लीजिए। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो पेयर होता है वो हमें डिसाइड करना, अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट साइड, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट साइड का जो लेंथ है बच्चों, अगर उसे मैं x ले लूं तो हमारे जो नंबर बनेंगे, जो तीनों संख्याएं बनेंगी, तीनों साइड्स बनेंगे, तो पहला तो x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x² + 1/2 और तीसरा हो जाएगा x² - 1/2। अगर इन तीनों साइड्स को हम ले लें, इनका स्क्वायर करके सम कर दें और 8450 के इक्वल कर दें, x का मान निकाल लेंगे, तो यहां से हम सबसे बड़ी वाली साइड ये आपका निकाल लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज होगा। इनका स्क्वायर करके जोड़ना और 8450 के बराबर करके x का मान निकालना कितनी टेढ़ी खीर हो सकती है, आप सोच सकते हैं कितनी टेढ़ी खीर हो सकती है। इतना टाइम भी नहीं रहेगा एग्जाम में कि करें, और अगर आप करते भी हैं तो इतना ज़्यादा आप लेंदी में फील करेंगे कि आप नो डाउट अगले क्वेश्चन को आप करने की हिम्मत नहीं बचेगी। तो इस चीज़ों से बचना है हमें। बेसिक तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आइए हम आपको स्मार्टेस्ट तरीका बताते हैं कि कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ से सभी ऑप्शंस 5 से डिविजिबल हैं। क्या है? 5 से डिविजिबल हैं। सबसे जो छोटा पेयर होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट का 3, 4, 5 का होता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको मालूम है क्या होता है? ये आपका बेटा देखो h हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। h² = p² + b² होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी साइड h होती है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, तो देखो ये अगर इनके स्क्वायर की बात करें, मान लीजिए कि साइड 3, 4, 5 है, तो इनका हम प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीपल निकाल लें, तो भी वे जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनाएंगे, अगर मैं सॉल्व कर दूं, अगर मैं कह दूं कि एक साइड 3x हो जाए, एक साइड 4x हो जाए और एक साइड क्या हो जाए बेटा 5x हो जाए, इसका स्क्वायर करके अगर मैं सम कर दूं, तो जरा देखिए 9 और 16 और 25 यानी 50x² हो जाएगा। अब 50x² = अगर 8450 हो जाए तो x² की वैल्यू आप निकालिए, जरा 0 से 0 काटिए, 5 से अगर डिवाइड कर दोगे बच्चा तो 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 145। तो x² = 169, तो x = क्या आएगा बेटा 13 आएगा। जब x = 13 आ गया तो सबसे बड़ी वाली साइड आपको निकालना है, 5x = क्या हो जाएगा बेटा 65 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में मैच कर गया। सो आपका आंसर क्या होगा 65 होगा। हमने 3, 4, 5 का पेयर क्यों लिया मालूम है? क्योंकि ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहे थे वे सब यहाँ पे 5 से डिविजिबल नंबर दिखा रहे थे, इसीलिए हमने पहला पेयर चेक किया। अगर और भी यहाँ पे हम ले सकते थे आगे भी, जैसे कि 8 होता है, 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है ना, और भी इसके जो है करीब मान के चलिए 6-7 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और भी बनते हैं, 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है ना, 7 होता है, 24 होता है, 25 होता है, और 9 होता है, 40 होता है, 41 होता है, 11 होता है, 60 होता है, 61 होता है। लेकिन अब ये आप तभी ऐसा कर पाएंगे बेस्ट तरीके से जब आपको समझ होगी इसकी, जब आप पाइथागोरन ट्रिपलेट से खेलना जानते होंगे, तभी आप चीज़ों को कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सो देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए और एंजॉय करिए, और देखिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो भी है उसको आप याद करिए, हालांकि जितने मैंने बताए हैं वो भी याद करिए, और इस क्वेश्चन को आप महसूस करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए इसका, जो भी इसमें आपको सीखने वाली बातें मिली हो उसको नोट डाउन करिए और उसका यूटिलाइज करिएगा अपने एग्जाम में। सो बच्चों आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की हम बात करते हैं, 13 का, when a 2-digit number is multiplied by the sum of its digit, the product is 424. When the number obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 280. The sum of the digits of the given number is. क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम से। आइए इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए, 2 अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या हमेशा अगर आप उसके डिजिट को x y ले लें, मान लीजिए यूनिट डिजिट आपका x हो जाए और 10th डिजिट आपका y हो जाए, तो संख्या आपकी हो जाएगी 10y + x। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होना चाहिए।
अब इसके जो डिजिट है एक्स वाई, इनका हम अगर सम कर दें तो इनका सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब इसी से अगर हम प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कह रहा है ना जब दो अंकों की संख्या को, यानी कि ये संख्या को अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है, यानी ये हो जाएगा बेटा 424। कितना हो जाएगा? 424। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या, यानी कि अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये आपकी नई संख्या आएगी। तो प्राप्त संख्या यानी 10x प्लस वाई को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, यानी पुनः इसको फिर अंकों के योग से गुणा किया जाएगा तो अंकों का योग तो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि अंक वही हैं। तो गुणनफल 280 निकल करके आता है, यानी अब ये 280 आ गया। तो कह रहा है संख्या के अंकों का जोड़ बताना है, यानी कि इनका योगफल यानी x प्लस वाई का मान आपको बताना है। x प्लस वाई का मान आपको बताना है। अब यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या चीज़ है कि हम इसको 20 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर कर लें। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो बेटा उसमें कुछ ना कुछ बातें जरूर घुसी होती हैं, और अगर वो पॉइंट आप पकड़ लिए तब तो आप 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर पॉइंट नहीं पकड़ पाए तो फिर वो 3-4 मिनट 5 मिनट जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये CA-PF का एग्जाम है, कोई वाई ग्रुप का एग्जाम नहीं है, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है बेटा। ये CA-PF UPSC कंडक्टर आती है, क्वेश्चन तो दमदार आएगा ही। अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे देखिए ये जो 424 है, 424 इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि 424 x प्लस वाई से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। उसी तरह से 280 जो है इन दोनों का गुणनफल है, तो 280 जो है x प्लस वाई से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 100% डिवाइड होगा। तो अगर x प्लस वाई एक ऐसा नंबर है कि जो इसे भी विभाजित करता है, तो नो डाउट कि 424 और 280 का HCF अगर निकालेंगे बेटा तो वो x प्लस वाई ही आएगा। ये नो डाउट 100% सही है ये बात। तो अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। अगर इन दोनों का मसअप यानी HCF निकाल लोगे तो HCF निकालना बहुत आसान है। इसको आप जिसको डायरेक्ट निकालने आता हो तो देखते ही समझ जाएगा, जैसे कि मुझे करना हो तो बेटा मैं देख के समझ जाऊंगा, क्योंकि इतना आपका IQ लेवल होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट नई चीजें कवर कर पा रहे हैं तो भी आप इसको भाग विधि से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, आपका मसा हो जाएगा 8। आइए हम इसको निकाल करके दिखा देते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं 424 का, इसको मैं बेटा हटा रहा हूं ताकि मैं आपको मौसा निकाल सकूं। 424 में भाग विधि से कर रहा हूं। 424 में 280 का मैं भाग दे दूंगा, 280 से भाग दूंगा तो बेटा एक बार जाएगा, ये यहाँ पे 4 आएगा, 12 में से 8 गया 4, ये आपका 1 आएगा। अब 144 से भाग देंगे 280 में, अब ये जाएगा एक बार, क्योंकि ये भाग नहीं जाता ना इसमें, तो एक बार हो जाएगा 144। यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब 136 से भाग देंगे 144 में, एक बार जाएगा बेटा 136, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब इस 8 से भाग देंगे 136 में तो आपका देखिए पूरी तरह कट जाएगा। 8 1 का 8, यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, 8 7 56। तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका होता है क्या? वही आपका होता है मसप। यानी कि अगर हम मसप की बात करें तो बेटा आपका 8 उत्तर आएगा, जो कि अंकों का योगफल आपका HCF होगा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा 8। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को बेटा अगर आप ध्यान से समझें, देखें कि क्या है इसमें क्वेश्चन, तो जरा गौर से आप पढ़ें तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। बट ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। यहाँ पे आपका दिमाग हिल जाएगा अगर इस क्वेश्चन को सोचोगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिब्बे हैं, डिब्बा 1 में एक सफ़ेद कार्ड है। चलो मैं यहाँ पे 2 डिब्बे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जो डिब्बा है इसमें क्या है बेटा, क्या कह रहा है? एक सफ़ेद कार्ड है। तो चलो मैं यहाँ पे एक सफ़ेद कार्ड बना दिया हूँ, देखो ये सफ़ेद बना दिया हूँ ना। उसके बाद कह रहा है 2 काले कार्ड हैं। अब काला तो मैं यहाँ कलर बना नहीं पाऊंगा क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक ही हो जाएगा,
तो आप एक काम कर लीजिए, मैं रेड बना देता हूं तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, है ना। ये चलिए मान लीजिए ब्लैक हो गया, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, रेड को ब्लैक समझ लीजिएगा, ठीक है। एक सफेद और दो काला। और अगर मैं दूसरा देखिए डिब्बा बना रहा हूं, दूसरे डिब्बे की कहानी क्या कह रहा है, और डिब्बा 2 में एक सफेद कार्ड और एक काला कार्ड है। तो चलो बेटा एक सफेद कार्ड बना देता हूं और एक काला कार्ड, काले को हमने लाल समझा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि P और Q दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति P और Q एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल खेलते हैं? P यादृच्छिकता का मतलब है कि ऐसे रैंडमली एक कार्ड डिब्बा 1 में से निकालता है। यहां से ये डिब्बा 1 है बेटा, ध्यान देना, ये 1 है और ये 2 है। यहां से एक कार्ड निकालेगा P। यदि P को सफेद कार्ड मिल जाता है, अगर P को सफेद कार्ड मिल जाता है, यदि P को अगर ये वाला मिल गया, क्योंकि चांस तो भाई कोई भी निकाल सकता है, तो अगर ये कंडीशन में P निकाल लिया तो देखिए क्या कहता है, तो P जो है जीत जाता है, P जीत जाता है और खेल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लेना, अगर P जीत लिया और खेल भी खत्म हो गया तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि Q हार गया। इसका मतलब यही निकलेगा कि Q हार गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि P को काला कार्ड मिलता है, अगर P हो सकता है काला कार्ड निकाल ले, तो देखिए क्या कह रहा है, तो Q मिल जाता है, तो Q यादृच्छिकतः एक कार्ड डिब्बा 2 में से निकालता है। अब अगर P को ब्लैक वाला मिल गया तो अब Q का नंबर आएगा, तो Q आप जो है दूसरे वाले बॉक्स से निकालेगा, है ना। इस वाले बॉक्स से P निकालता है, इस वाले बॉक्स से Q निकालता है, तो Q निकालता है। अब यदि Q को सफेद कार्ड मिल जाता है तो Q जीत जाता है। अब ध्यान देना, अगर Q को सफेद मिल गया तो Q जीत जाएगा, हो सकता है ब्लैक भी मिले, है ना, लेकिन अगर सफेद मिलेगा तो Q जीत जाएगा। अब ध्यान देना, अब Q अगर जीत गया, यहाँ पे Q अगर जीत गया, है ना, अगर Q जीत गया तो अब यहाँ पे P जो है, P ऑलरेडी इसका नंबर खत्म हो गया था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जीत जाता है। अब कह रहा है कि Q सफेद कार्ड निकाले या काला कार्ड निकाले, खेल समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं कहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि Q सफेद कार्ड निकाले या काला कार्ड निकाले, खेल समाप्त हो जाता है। यानी Q अगर एक बार चांस P को मिलेगा, अगर P नहीं जीत पाया तो Q चाहे जीते और चाहे ना जीते, हारने की बात नहीं हो रही है। अगर ब्लैक वाला निकालेगा तो हारेगा नहीं, खेल समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर व्हाइट वाला निकालेगा तो जीतेगा जरूर, माने कि Q के बाद खेल समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो चलो बच्चों आइए देखते हैं क्या सही हो सकता है। ऑप्शन ए को जरा पढ़ो, यदि P हारता है तो Q जीतता है। भाई ये 100% सही हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पे अगर जीतता है हारता है लिखा है तो इसका मतलब 100% की बात कर रहा है, क्योंकि मे बी और मे नॉट बी की यहाँ पे नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे मे बी मे नॉट बी कहता तब तो हम कह सकते थे हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन Q अगर P हार जाए तो जरूरी नहीं है कि Q जीत जाए, हो सकता है Q भी जो है ब्लैक वाला निकाल ले। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, इफ Q लूजेस P विंस, यानी यदि Q हारता है तो P जीत जाता है। यानी कि अगर कह रहा है कि Q हारता है, अगर Q हारेगा तो P क्या करेगा? जीत जाएगा। भाई Q हारेगा क्या? अगर मान लीजिए पहले कंडीशन में P भी हार गया है, P नहीं जीत पाया, दूसरे वाले कंडीशन में आए और अगर मान लीजिए Q जो है ब्लैक वाला निकाल ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q भी नहीं जीत पाया। तो ये जरूरी थोड़ी है कि Q नहीं जीत पाया तो P भी जो है P हार जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कह रहा है यदि Q हारता है तो P जीतता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि इसका उल्टा सही है। यदि P जीतता है तो Q हारता है, ये बात सही होगा, जबकि ये बात नहीं सही होगा कि यदि Q हारता है तो P जीतता है। ठीक है, आइए हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बोथ P एंड Q मे विन। तो दोनों तो जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर P जीत जाएगा तो गेम ही समाप्त हो जाएगा, Q का नंबर ही नहीं आएगा। तो ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत हो गया। आइए इसकी बात करते हैं, बोथ P एंड Q में लूज, दोनों हार सकते हैं। अब देखिए हार सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे दिया, तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा। तो आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, तो यही आपका चांस बन रहा है सही होने का। दोनों हार सकते हैं, तो पहले वाले कंडीशन में देखो P अगर नहीं जीत पाया तो P हार सकता है। दूसरे वाले कंडीशन में अगर Q नहीं जीत पाया, Q भी ब्लैक उठा लिया तो Q भी हार सकता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही समझदारी से करना होता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें कोई खास रूल नहीं लगता है, बट आपका कॉमन सेंस बहुत तगड़े से लगता है। अगर आप कॉमन सेंस नहीं दिखा पाएँ तो ऐसे क्वेश्चन हाथ से चले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों देखो, ये आपका दिया हुआ है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज, यानी कि 3600 के गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के सबसे सिंपल तरीके हैं, हालांकि इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था वहां पे। तो 3600 का पहले आप प्राइम फैक्टर करिए, तो पावर में बनाइएगा तो ये बन जाएगा आपका 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 2। अब आप सोचेंगे 4 9 36, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर आप इतना जल्दी कैसे कर लिए, तो बेटा हम आपको बताएं कि हमने कैसे कर लिया। मुझे पता है कि ये डबल जीरो है, तो जीरो तभी आता है जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 बार अगर जीरो आया है तो जरूर 2 बार 2 भी आया होगा। 36 अगर है बेटा तो 9 × 4 होगा, यानी कि यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4, तो यानी कि 2 के पावर 2 2 के पावर 2 2 के पावर 4 हो जाएगा। 36 में 9 आएगा तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। डबल जीरो आया तो 2 बार 5 जरूर आया होगा। इनके पावर को एक एक बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनके पावर को एक एक बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई, 4 को बढ़ाएंगे 1 5, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 2 को बढ़ाएंगे 1 3, तो 5 3 15, 15 3 बेटा 45 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 45। इसी तरह से आप सीधे करिएगा, अगर ये पावर x y z हो जाए तो x + 1 × y + 1 × z + 1, यही आपका ट्रिक होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। क्लियर है बच्चों? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? दशमलव के निकटतम आपको स्थान तक बताना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। 19% बढ़ जाती है, यानी कि अगर 100 रेट रहा होगा तो 19% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? उसके बाद कह रहा है अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च बढ़ता है, यानी पहले खर्च 100 रहा होगा, अब हम 119% में कितना कमी कर दें कि 112% पर आपका जो है खर्च आकर के टिक जाए, क्योंकि खर्च आपका 119 हो गया है 100 से। अब 119 के होने के हिसाब से अब मात्रा में आपको कमी करना है, तो मात्रा में कमी करोगे तो 119 से घटते हुए आपका कहाँ पे आना चाहिए? 112 पे, क्योंकि कह रहा है कि केवल 12% खर्च वो जो है 12% खर्च करना चाहती है। ठीक है, 12% खर्च वो बढ़ाना चाहती है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, है ना। तो आप कहेंगे बेटा यहाँ से 7 की कमी, तो 7 की जब कमी हो गई तो कहाँ से कमी हुई है? 119 से। तो बेटा 7 119 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना है। परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके सीधे आंसर मिलेगा। लगभग में चूंकि मान निकालना है तो इसको 120 बना लो। कितना बना लो? 120। 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे बेटा 6 आएगा और ये 5 आएगा। 35 में अगर हम 6 का डिवाइड कर दें तो 6 6 जा 35, 6 6 जा 35, यानी 6% आपका अप्रॉक्स हो जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट आपका 6% होगा, यानी कि उसको मात्रा में खपत कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 6% की। क्लियर है बच्चों? आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात कर दें, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है, यानी कि समूह में विद्यार्थियों की संख्या आपको नहीं पता है। मान लीजिए यक्स है, अगर यक्स है और 72 इनका औसत है तो कुल इनका मिलाकर के कितना हो जाएगा? यक्स गुणा में 72। यदि 78 किलोग्राम के औसत वाले वजन के 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं, यानी कि अगर औसत 78 है और टोटल 10 हैं तो 10 × 78 यानी 780 इतना वजन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के चले गए। आगे कह रहा है और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी कि आपको जोड़ना पड़ेगा 80 के 4 यानी 8 × 32 320। क्लियर है? तो कह रहा है कि तो समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम घट जाता है, 0.7 किलोग्राम घट जाता है, यानी कि ये जो आपका औसत होगा इसके बाद जो औसत होगा, पहले 72 था, अब हो जाएगा 71.3 हो जाएगा औसत। अगर 71.3 औसत हो गया तो बेटा यक्स पहले थे और 10 चले गए और उस पर 4 चले आए, 10 गए तो बचा यक्स -10,
अब 4 और आ गए तो बेटा x-6 हो जाएगा, यानी x-6 छात्रों का औसत इतना है, तो इनका कुल अगर हम निकालेंगे तो x-6 का गुणा कर देंगे, x-6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए अब हम इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। सो बेटा ये 72x हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना, 72x हो जाएगा माइनस, जरा इसे कैलकुलेट करो, 0, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4, बराबर, यहाँ पे जरा कैलकुलेशन करिए, 71.3x हो जाएगा माइनस 6 का गुणा करिए, 6 3 18 6 का 6 और 6 7 42। अब आप देखो बेटा ध्यान से समझो, 71.3x को इधर लेके आओ, 72 से माइनस करोगे तो 0.7x हो जाएगा, बराबर 460 को उधर लेके जाओ तो 460 माइनस 426.8 हो जाएगा। तो जरा इसको माइनस कर दो, देखो 10 में से 8 जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3, ये आपका 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। तो यानी कि x की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको कैंसिल कर दो, तो 332 बटे में 7, 7 चौके 28, यहाँ पे बचा 7 चौके 28, आपका हो जाएगा 5 और 2, 5 और 2, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ से देखते हैं फिर से, ये आपका 10 में से 8 जाएगा 2, दशमलव लग जाएगा, 10 में 8 2, 9 हो जाएगा, 9 में से आपका 6 जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3, ठीक है 332 ही आएगा। 7 से जरा भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 3 2 5, 5 2 52, 52 बच रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है जरूर। अगर हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे 71.3 को 0.7x आएगा, और ये 460 ही है, 0 आएगा, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 6 3 18, 6 क्या 6 और 1 7, यहीं पे मिस्टेक हुआ है बेटा, एक हासिल लगा था, तभी मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि आंसर पूर्णांक में आ रहा है ना। तो 6 3 18, 6 का 6 और 1 7, क्लियर है बच्चों। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए जरा, इसको तब हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे। चलिए 10 में से, अब देखिए ये 460.0 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 दशमलव, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गए 3, अब 32.2 आएगा, दशमलव काट दीजिए तो 322 बटे में 7, 7 चौक 28 बचा 4 और 2 42, 7 छक 42, यानी कि 46 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? बी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो बेटा आपका जो सही उत्तर होगा वो 46 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए, कह रहा है कि पाइप ए और बी, देखिए वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है बेटा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उस पूरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया जाता है, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे यानी दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया तो x का मान क्या है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एलसीएम मेथड से करोगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा, वरना काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की, तो ए 16 घंटे में भरता है और बी 24 घंटे में भरता है। तो इनका एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा? नहीं 72 नहीं 96 होगा, 96। एलसीएम क्या होगा बेटा? 96 हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर हम एलसीएम 96 ले लें तो 16 घंटे में भरना है 96, जो है पूरी कैपेसिटी मान लीजिए 96 हो गया, तो ये 1 घंटे में 6 का यूनिट भरेगा और ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। समझ में आई बात? 1 घंटे में ये 6 यूनिट काम करेगा और 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा। आइए आगे देखते हैं। सी उसे पूरे जो है टैंक को x घंटे में खाली करता है। अब इसको रोक के रखिए। सभी पाइपों को एक साथ अगर खोला जाता है 10:30 बजे, और लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, लेकिन ए और बी में से किसी को नहीं बंद किया गया है, तो टंकी 8:30 बजे भर जाती है। यानी 10:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ए और बी लगातार चले हैं, ए और बी लगातार चले हैं। तो समय कितना हुआ? 10:30 से लेकर 8:30 तक 10 घंटे समय हुआ। कितने घंटे? 10 घंटे। अगर 1 घंटे में इन दोनों लोगों का मिला दिया जाए तो 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। यानी कि 10 यूनिट
10 यूनिट ये लोग 1 घंटे में मिला के भरते हैं, तो 10 घंटे तक भरेंगे, तो टोटल 100 यूनिट काम ए और बी ने किया। लेकिन टंकी तो 96 यूनिट की ही थी, कैपेसिटी 96 ही था, तो 100 कहां से इन्होंने भरा? 100 इसलिए भरा क्योंकि बीच में जो ये 4 घंटे के लिए सी खुला था बेटा 10:30 से 2:30 तक, उसमें सी ने यही 4 यूनिट पानी निकाला होगा जिसको ये लोग भरे हैं आगे चल करके। बात समझ में आई? यानी कि आप कहेंगे जो 4 यूनिट पानी निकला है ये 4 घंटे का समय है, सॉरी जहां 4 यूनिट है, यह कितने घंटे का समय है बेटा? 4 घंटे का समय है। 4 घंटे में, क्योंकि 10:30 से 2:30 तक देखेंगे 4 घंटे होता है, 4 घंटे में 4 यूनिट पानी जो है निकालने की कैपेसिटी है किसकी? सी की। तो बेटा 1 घंटे में 1 यूनिट निकालेगा और 96 यूनिट पानी निकालने के लिए 96 घंटे लगेंगे किसको? टंकी सी को। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 96 घंटा, यानी कि आपका जो सही उत्तर आएगा वो 96 घंटा हो जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल मैं लेके चला हूँ आपके CAPF एग्जाम का, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये पेपर इसी तरह से आता ही है। जो लेवल है सीडीएस के लेवल को भी कहीं ना कहीं ये क्रॉस कर जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सीडीएस का लेवल भी इसके नीचे हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अर्थमेटिक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये 18 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से रखे थे और पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन हमने रखने की पूरी कोशिश की थी। आप देखिएगा, हो सकता है इन 18 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्जाम में आ जाए, या तो इसी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, देख लीजिएगा एग्जाम के बाद आप। अगर किसी बच्चे को चीज़ें थोड़ा कम समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आई हो ठीक से, तो दोबारा वीडियो को देखिए। ये मेरा वादा है आपसे कि आप जरूर समझेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है और बेस्ट मेथड से समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन को ले जाइए, कहीं भी किसी से सॉल्व करवाइए, जो मैंने तरीके बताए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वही तरीका मिलेगा। बेस्ट तरीका आपको हो सकता है रेयर केस में मिल जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका दूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सो इसके बाद अब देखेगा रीजनिंग का सेशन। सो बच्चों, रीजनिंग के सेशन में अगर मैं बात करूं, तो पहले इसका आप एनालिसिस देख लीजिए। रीजनिंग का क्या एनालिसिस है ये देखिए। रीजनिंग के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, 2019 में आप देखिए इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 चैप्टर से। कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, है ना। और 2018 में केवल 2 ही टॉपिक से पूछा गया था, क्लॉक एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन से। स्टेटमेंट कंक्लूजन से सीधे 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, है ना, कि सीधे 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और अगर हम बात करें 2017 में, तो ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। 2016 की बात करें तो ये 9 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, एनोलॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लासिफिकेशन, सीरीज, जो कि रॉन्ग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से आया था। सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर से आया था। सो ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने आपके लिए लेके आए हैं, आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये देखिए पूरा 1 से लेकर के अगर हम इसको काउंट कर लें तो पूरा 1 से लेकर के पूरे 14 चैप्टर आपके बन रहे हैं। इन 14 चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, है ना। तो करीब 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग सेशन में, पूरे 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 15 क्वेश्चंस को बिल्कुल हमने जैसे अर्थमेटिक में रखने की कोशिश की है, मैथ्स वाले सेक्शन में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, सेम वही हमने कोशिश की है कि डिक्टो एग्जाम के पैटर्न का ही रखा है। एक्चुअली में रीजनिंग थोड़ा सा मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ईजी आता है, बहुत टफ नहीं आता है, कि क्वेश्चन जो है कर सकते हैं आप आसानी से, लेकिन अर्थमेटिक काफ़ी टफ आता है। सो हम लोग इसके आगे रीजनिंग के सेशन को देखेंगे पूरी तरह से, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के हम पहले क्वेश्चन को अगर देखें, सो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं सो कैसे किया जाएगा। बाबू इज नेवर ऑफ रहीम एंड हिज हाउस इज सिचुएटेड 200 मीटर्स अवे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए। बाबू क्या है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर, यानी किसका घर? बाबू का घर, हाँ उसका घर, उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे है। यानी अगर ये रहीम हो जाए बेटा, अगर ये रहीम हो जाए, तो सबसे पहले मैं आपको ईस्ट वेस्ट के बारे में बता दूं। ये होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ।
इनके बीच में अगर देखेंगे तो जैसे ये है साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और अगर ये देखेंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जो है उसका घर सिचुएटेड 200 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो बेटा ये डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट अगर हम 200 मीटर जाए तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, बाबू होगा, है ना। ये 200 मीटर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट। जोसेफ इज नेबर ऑफ रहीम, जोसेफ भी नेबर का रहीम है, एंड हिज हाउस इज सिचुएटेड 200 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, है ना। यहाँ से साउथ जाना है, यहाँ से साउथ, ये देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये देखिए कह रहा है कि रहीम एंड हिज हाउस, देखिए जोसेफ इज नेबर ऑफ रहीम एंड हिज हाउस इज सिचुएटेड 200 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो कहाँ से डायरेक्शन ऑफ साउथ ये भी देख लीजिए। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में, भैया दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर है ना। तो ये साउथ नहीं होगा, ये साउथ नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा बेटा, ध्यान देना, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको लेना है, ये नई डायरेक्शन लेना है। तो यहाँ से जब हम साउथ वेस्ट जाएंगे, साउथ वेस्ट, तो देखो ये है साउथ वेस्ट, है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे 200 मीटर हम जब आएंगे तो यहाँ जोसेफ का घर मिलेगा। ठीक है बच्चा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। किसका पड़ोसी है गोपाल? जोसेफ का। तो जोसेफ के घर से दक्षिण पूर्व दिशा, अगर यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो देखो बेटा दक्षिण और पूर्व ये होता है, ये डायरेक्शन। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हम आएंगे, यहाँ पे गोपाल का घर होगा जो कि 200 मीटर डिस्टेंस पे होगा। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर, यानी पूर्व उत्तर, बेटा देखो ये है पूर्व और ये है उत्तर, यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हम 200 मीटर जाएंगे तो बेटा ये राय का घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राय का घर हो जाएगा। कह रहा है राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? तो बाबू का मकान यहाँ है और इसी से अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखें ये बाबू का मकान है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ। अगर ये डायरेक्शन देखें तो ये साउथ ईस्ट होगा। साउथ ईस्ट आपका कौन सा आंसर है? ए आंसर है, यानी दक्षिण पूर्व आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एक आदमी है, अ मैन वॉज बॉर्न ऑन 6 अप्रैल 1976। इफ द डे वॉज ट्यूजडे देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन हिज बर्थडे ऑन इन 990। यानी कि 6 अप्रैल 1976 को मंडे था। क्या था बेटा? मंडे था। और आपको सेम डेट पर आपको बताना है कि कौन सा डे होगा, है ना। कैलेंडर का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज आपको निकालना है, नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, तो बेटा आपका जो लीप ईयर होता है उसमें हम सेम डेट पर अगर ईयर चेंज करते हैं तो 2 दिन इंक्रीज होता है, और सिंपल ईयर में अगर सेम डेट पे ईयर इंक्रीज चेंज करते हैं नेक्स्ट ईयर तो 1 दिन इंक्रीज होता है। तो बेटा यहाँ पे 14 ईयर का अंतर है, 14 ईयर का डिफरेंस है। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स टेबल जाएगा, यानी 3 लीप ईयर होगा। अगर 3 लीप ईयर हो जाएगा, 14 में से 3 माइनस करोगे 11 सिंपल ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑड डे यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ऑड डे यहाँ से मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे टोटल 17 ऑड डे होगा। 17 में अगर 7 का डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। 5 रिमाइंडर आने का मतलब 3 रिमाइंडर आएगा। 17 में आप 7 से डिवाइड करिए, 3 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 3, यानी कि 3 ऑड डे होगा। सो बेटा मंडे से अगर हम 3 ऐड कर दें, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि थर्सडे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुवार, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। तो यानी 6 अप्रैल 1990 को गुरुवार पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू नीडल्स ऑफ द क्लॉक एट 3:40 PM? एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 11/2, ध्यान से देखना बच्चों, 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस a। सो बेटा ये हो जाएगा 11/2। m की वैल्यू अगर बात करूं तो 340 में मिनट आपका बेटा कितना है 40 है, इज इक्वल टू 30 इंटू h कितना है बेटा 3 है, प्लस माइनस a। अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूं तो 20 हो जाएगा, ये 220, और ये 90 अगर इधर आएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू प्लस माइनस a। सो बेटा प्लस माइनस a की अगर मैं बात कर दूं तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब चूंकि ये एंगल हमेशा प्लस में होता है तो माइनस हटा दीजिए, एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 130 डिग्री होगा। दोनों क्लॉक के बीच, दोनों हैंड्स के बीच में, दोनों नीडल्स के बीच में 340 पर जो एंगल बनेगा बेटा वो आपका बनेगा 130 डिग्री। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो कह रहा है यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, हम ट्रायंगल जो यूज करेंगे बेटा वो मेल के लिए यूज करेंगे, और जो सर्कल यूज करेंगे वो फीमेल शो करने के लिए यूज करेंगे, है ना। बाकी आइए आगे देखते हैं। शीला रवि की भाभी है, ये है शीला, SL से मैं डिनोट करूंगा, है ना। शीला रवि की भाभी हैं, रवि की भाभी हैं, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, रवि की भाभी हैं, यानी कि शीला का जो हस्बैंड होगा, शीला का जो हस्बैंड होगा बेटा, जो शीला का हस्बैंड होगा वो रवि का भाई होगा, वो रवि का, आर भी लिख दे रहा हूँ, रवि समझ लीजिए, रवि के भाई की वाइफ होगी, तभी ना शीला रवि का जो है भाभी होगी। राम रवि का भाई है, यानी यहाँ पे आप राम लिख दीजिए, क्योंकि रवि का भाई राम होगा, राम की पत्नी शीला होगी, तो रवि जो है रवि की भाभी शीला हो जाएगी। दीपा रवि की बहन है, दीपा यानी यहाँ पे दीपा रवि की बहन बना दीजिए। दीपा की माँ शांति है, दीपा की माँ शांति है तो रवि की भी माँ होगी और राम की भी माँ हो जाएगी शांति, SNT लिख दीजिए, शांति हो जाएगी, है ना बेटा। आगे कह रहा है शीला का शांति से क्या संबंध है। हाउ इज शीला रिलेटेड टू शांति। हाउ जिसके साथ लगा रहता है वही उत्तर आपका होता है, का जिसके साथ लगा रहता है वही आपका उत्तर होता है। तो शीला के साथ का लगा है, शीला के साथ हाउ लगा है, तो हाउ आपका आंसर होगा। शीला शांति की क्या लगेगी, तो आप कहेंगे पुत्र वधू लगेगी। क्या लगेगी बेटा, पुत्र वधू लगेगी, पुत्र वधू आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, डॉटर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर दें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एनोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले चित्र का चयन करें। मैं आपको बता दूं कि ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे और वही रिलेशन हम यहाँ से निकाल करके यहाँ पे बैठाएंगे और हमारा आंसर होगा। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर जरूर मैच करेगा। तो अगर बेटा इन दोनों की हम बात करें तो देखो ये डायग्राम आपका इस तरह से है। अब इस वाले डायग्राम को उठा के अगर हम इसके ऊपर रख दें तो इसके ऊपर रख दें तो देखो बेटा इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का, यहाँ पे आपका जो है डॉट है। अब इसी डॉट को, अब इस डायग्राम को अगर ये बीच वाली लाइन को हम हटा दें, यानी कि जब इसको आप इससे ढकोगे तो ये ऑलरेडी बीच वाली लाइन आपकी हट जाएगी। तो जब इस बीच वाली लाइन को आप हटाओगे बेटा तो ये जो डायग्राम बनेगा देखिए ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये इस तरह का डायग्राम बन के सामने आएगा, इस तरह का डायग्राम बन के सामने आएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये बनाया गया है। सेम काम यहाँ भी करिए। तो ये वाला डायग्राम देखो बेटा, ये आपका इस तरह का ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका देखिए ट्रायंगल है, ये आपका डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना। अब इसको आप उठा के यहाँ पे रखिए, जब इसको आप उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा इस तरह से। ये ट्रायंगल देखिए ऊपर की तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ऊपर की तरफ है। अब इसको आप यहाँ से ये वाली लाइन आप हटाएंगे, ये वाली लाइन आप हटाएंगे, है ना, ये वाली लाइन हटाएंगे आप। क्लियर है बच्चों। जब आप ये वाली लाइन हटा देंगे तब आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे बच्चों तो ये आपका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, सर्कल हो, यहाँ पे आपका डॉट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, डॉट होगा। सॉरी, ये डॉट आपका नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसा इसलिए कि आप खुद ही समझ लीजिए, यहाँ पे आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि आप देखिए जरा यहाँ से दिमाग लगाइए, यहाँ से आप दिमाग लगाइए, ये डॉट नीचे है, देखिए ये बड़ा सा डायग्राम, ये देखो यहाँ से इतना डायग्राम, तो ये यहीं पे डॉट बनेगा, यानी कि ये डायग्राम यहाँ पे आपको जो है
यहाँ पे आपको ये डायग्राम मिलेगा, है ना बच्चा। जब ये डायग्राम इधर घुमाओगे डायग्राम, तो ये वाला डॉट आपका कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे। तो इन सब में से आप देख लीजिए कौन सा आंसर है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है बेटा। नॉन वर्बल के क्वेश्चन में इसी तरह से आपको समझना होता है ना। बहुत कठिन नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर है। आइए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये आपका जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ से समझते हैं कि ऐसा क्या है जिस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। सो बेटा देखो यहाँ से 9 है, तो 9 में हम 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यही काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ऐसा यहाँ भी हो रहा है 15 का स्क्वायर, 15 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए आप 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा क्या है बेटा, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है बेटा, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज में क्या करना है कि हमें सारे पदों के बीच का एक हमें ऑर्डर पता करना होता है, एक पैटर्न निकालना होता है, और वो पैटर्न पता चल जाता है, उसी पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो पैटर्न क्या होगा। 45 से 47 पे जा रहे हैं तो 2 बढ़ा रहे हैं, 47 से 53 पे जा रहे हैं बेटा 6 बढ़ा रहे हैं, 53 से अगर हम 65 पे आ रहे हैं तो 53 से 65 पे आ रहे हैं तो 12 बढ़ा रहे हैं, और 65 से 85 पे जा रहे हैं तो 20 बढ़ा रहे हैं। यानी कि 2 से 6 पे पहले 2 बढ़ाएं, फिर 6 बढ़ाएं, फिर 12 बढ़ाएं, फिर 20 बढ़ाएं। अब आगे क्या बढ़ाएंगे आप, आगे अब आप क्या बढ़ाएंगे, तो जरा गौर करिए। ये जो 2 है ना बेटा, ये 2 है आपका 1 गुणा में 2, और फिर ये जो 6 है ना बेटा, ये है 2 गुणा में 3, और ये 12 जो है ना, ये 3 गुणा में 4, ये 20 जो है ना बेटा, ये 4 गुणा में 5। तो आगे जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए बेटा, 5 गुणा में 6, यानी 5 गुणा में 6 30। जब आप 85 में 30 जोड़ेंगे मेरे बच्चों, 85 में 30 जोड़ेंगे 115 आपका सही उत्तर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। 115 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप देख रहे हैं डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ से नंबर्स आपको बता दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और डार्क कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, 2 तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन सरफेस देखते हैं। तो अगर हम तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक नंबर लिखे गए हैं। उस संख्या का चयन करो जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। यानी 6 का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, 6 का अपोजिट। तो देखिए इस दोनों डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन दिख रहे हैं, 1 and 2, 1 and 2। जब 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो जो तीसरा वाला फेस बचता है, तीसरा वाला फेस अपोजिट टू ईच अदर हो जाता है। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। एक ही बार में आपने आंसर मार दिया, यानी कि डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तैयार है बच्चों, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ऑस्टेरे यानी AUSTERE को 131013102595 क्लियर है लिखा जाता है। उस भाषा में सेटिंग को क्या लिखा जाएगा, सेटिंग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या कोडिंग की गई है। जो कोडिंग यहाँ पे की गई होगी वही कोडिंग आप यहाँ पे भी करेंगे। तो जरा दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। सो अगर थोड़ा सा गौर करें बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे देखिए ए का न्यूमरल वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है।
ए यू है ना, यू की न्यूमरल वैल्यू बेटा क्या होती है 21। तो 21 को अगर सम ऑफ द डिजिट यानी 2 और 1 को ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा 3 आएगा। यस क्या होता है बेटा 19 प्लेस पे होता है, 19 को ऐड करोगे 1 और 9 को क्या आएगा बेटा 10 आएगा। टी होता है 20th प्लेस पे, 2 और 0 को ऐड करोगे 2 आएगा। ई होता है 5 वाले पे तो 5, और आर का होता है 18, 1 और 8 ऐड करोगे बेटा 9 आएगा। ई का होता है 5, तो यहाँ पे क्या है 5 है। यानी इनके न्यूमरल वैल्यू निकाल लीजिए और उनका डिजिट सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस होता है बेटा 19 पे, तो 19 का 1 और 9 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। ई का होता है 5, तो केवल 5 लिख दीजिए। 20, टी का होता है 20, तो 2 और 0 को ऐड करोगे 2, सेम कहानी यहाँ भी होगी, तो टी का हो जाएगा 2। आई का होता है 9, तो आप 9 लिख दीजिए। एन का होता है 14, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। जी का होता है 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 105222957। 105222957 इज द करेक्ट आंसर, या आप ये कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका किससे है, ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से है, ऑड वन आउट से। 100% एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर वर्ष पूछा गया है सवाल। देखिए 4 वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वन ऑफ विच अलाइक इन सम मैनर, यानी कि 4 में से 3 एक जैसे हैं और कोई चौथा होगा, ऑप्शन में कोई भी हो सकता है जो कि डिफरेंट वन है, वही आपको फाइंड आउट करना है, वही आपका आंसर होगा। अगर हम बात करें पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, रेनिन, इन चारों में, तो बेटा आपका पैनक्रियाज, ध्यान से देखना, पैनक्रियाज और किडनी और लीवर, ये जो है बेटा बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं, बॉडी के क्या है इंटरनल पार्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेनिन की, तो रेनिन आपका क्या है बेटा एंजाइम है, रेनिन आपका क्या है बेटा एंजाइम है। इसलिए अगर एंजाइम है तो ये सबसे डिफरेंट होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा रेनिन हो जाएगा, वो रेनिन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। ये देखिए क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि डिफेंस के कुछ ही एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से सीएपीएफ का भी एग्जाम है ना। एक्चुअली में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये भी क्लासिफिकेशन का नंबर है, बट अभी हम लोग ऑड वन आउट पढ़ रहे थे, ये सिमिलर से बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलरिटी यानी कि जो रिलेशन इन तीनों में है वही रिलेशन इस ऑप्शन में किसी एक में होगा, वही आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि 8, 7 और 407 में रिलेशन क्या है। जो रिलेशन यहाँ पे पता चलेगा वही रिलेशन आप ऑप्शन में ढूंढेंगे, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई आंसर नहीं सही हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। अब देखो बच्चों 407 लाना है 8 और 7 की मदद से। तो अगर आप कहें कि 8 का स्क्वायर कर दिया जाए और 7 का क्यूब कर दिया जाए, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि यहाँ पे इकाई अंक 7 है, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इकाई अंक आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 इकाई अंक आएगा, इसीलिए हमने ये ट्राई करने की कोशिश की। तो आप कहेंगे ये 64 प्लस 343, जी हाँ बच्चों 64 प्लस 343 बराबर होता है 407। अगर हम इसमें चेक करें तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 512, तो 512 144 करोगे तो कभी भी 555 नहीं आएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का क्यूब करोगे तो 512 में 100 जोड़ोगे तो आपका 612, ये आंसर नहीं होगा। 11 का स्क्वायर करोगे 121, 12 का क्यूब करोगे 1728, जब 12 का क्यूब ही 1728 होगा तो कहाँ से 450 आएगा, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन होगा। इसको भी चेक कर लीजिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 9 है, 6 है, 297 है। 9 का स्क्वायर करोगे बेटा 81 प्लस 6 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 216, 6 का क्यूब करोगे 216, 6 एक 7 और 8 एक 9 और 297, यानी कि आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए ये आपका जो है, ये आपका कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है और ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हिंदी में ही आइए मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको समझना यह है
कि केवल निष्कर्ष एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। कथन ये दिया हुआ है और निष्कर्ष ये दिया हुआ है। कथन पढ़ के आपको निष्कर्ष निकालना है कि किस इस कथन में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये है, जो कथन है, आर्थिक विकास यानी कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। अब आप निष्कर्ष की बात करें, इसी के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है ना, अपने से नहीं निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला निष्कर्ष है आर्थिक विकास लोगों को कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। जाहिर सी बात है, यही कहना भी चाह रहा है कथन में। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे क्या है, संबंधित है। यानी कि पहला तो निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अगर आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो डायरेक्ट रिलेट करता है। यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आर्थिक विकास आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है स्टेटमेंट में कि लोगों के लिए संभव है कि नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। तो ये बिल्कुल भी अपने मन से गढ़ंत कहानी है, यानी ये आपका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखिए आपका क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से देखिए स्टेटमेंट ये दिया गया है, कंक्लूजन आपके ये दिए गए हैं ना, ये दो दिए गए हैं। बाकी चार ऑप्शन है, इन्हीं चार ऑप्शन में आपको ओनली कंक्लूजन 1, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, या फिर बोथ कंक्लूजन 1 and 2, या फिर ओनली कंक्लूजन 2। चार में से कोई एक आंसर होगा जिसे आपको सही करना है। सो आइए हम बात करते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे। हम आते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे, हम इसलिए आ रहे हैं ताकि इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों समझ लें, है ना। और जिसको इंग्लिश में सीखना होगा वो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, है ना, पढ़ लीजिए इसको पॉज करके वीडियो। आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये बेटा देखो, कुछ राजनीतिक, मैं आर लिख दूंगा यहाँ पे, पॉलिटिशियन होगा तो पी लिख लेना आप। सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी कि सामाजिक, यस समझ लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। ये देखिए आपको कुछ की बात कर रहा है, यानी कि पार्शियल ओवरलैप कराया हूं, कंप्लीट ओवरलैप नहीं, पार्शियल ओवरलैप कराया हूं। सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब सभी देता है तो कंप्लीट ओवरलैप होता है, यानी यहाँ पे ये चिकित्सक हो जाएगा, तो चिकित्सक को कंप्लीट ओवरलैप कराया जाएगा किससे, सामाजिक कार्यकर्ता से, क्योंकि जितने भी चिकित्सक हैं वो सभी सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। अब निष्कर्ष हमें देखना है कि निष्कर्ष क्या होगा। देखिए जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो ऑल का मीनिंग आता है, सभी का मीनिंग आता है। बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का मीनिंग आता है, सम का मीनिंग आता है, ठीक है। तो कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो चिकित्सक है ये यहाँ पर अगर बना दिया जाए इस वाले ब्लॉक में, तो भी तो सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 100% सही नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो जब जहाँ ईदर आर की कंडीशन आ जाती है तो वह निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वेन डायग्राम का ये नियम है। दूसरा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं, यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो चिकित्सक भी होंगे और राजनीतिज्ञ भी होंगे। तो देखो बेटा ये बात यहां से गलत है। अब क्यों गलत है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं और चिकित्सक भी हैं। अगर बाहर से अंदर की ओर जाएं हम, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक होंगे, ये बात सही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक होंगे, ये बात अलग सही है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है, ये भी बात सही है। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, जो चिकित्सक होंगे, और वही चिकित्सक वाले सामाजिक कार्यकर्ता क्या होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे। जबकि ऐसा सही नहीं है। ये कुछ ऐसे हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो केवल राजनीतिज्ञ हैं, और ये ऐसे जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो केवल चिकित्सक हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को मिला देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो सही होगा। इसलिए ना तो आपका ऑप्शन ए, ना तो आपका निष्कर्ष 1 निकलेगा, ना ही 2 निकलेगा, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। इसी तरह से आपको समझ करके इसके क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, क्योंकि जो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर बच्चों से गलत हो जाता है। सो बहुत ही सावधानी से जब आप करेंगे तभी इस प्रश्न को आप सही कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर
14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर दे दिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी क्वेश्चन को हो पाएगा। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है कि जो वेन आरेख है ना, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, यानी जो सर्कल है ना बेटा, ये फीमेल्स को यानी कि महिलाओं को दर्शाता है, और जो त्रिभुज है वो शिक्षकों को दर्शाता है, यानी जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं सभी शिक्षक होंगे, है ना। आयत अविवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है, आयत के अंदर जितने होंगे उनकी शादी नहीं होगी, आयत के बाहर जितने होंगे उनकी शादी हुई होगी, है ना। आरेख में दी गई संख्याएं किसी खास श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। अब देखिए, अब आइए देखते हैं, आगे कह रहा है हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर्स, यानी कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। विवाहित यानी कि विवाहित की बात होगी तो ये अंदर वाली तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अंदर वाले एक भी नहीं होंगे। अब बात हो रही है महिलाएं शिक्षक हैं, तो महिलाएं यानी कि वृत्त और शिक्षक यानी बेटा त्रिभुज। तो वृत्त और त्रिभुज दोनों में कॉमन कौन है ये ध्यान देना है, जो कि 3 दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना। ये वृत्त के अंदर भी है, इसका मतलब महिला होगी, त्रिभुज के अंदर भी है तो शिक्षक भी होगा, यानी कि 3 लोग ऐसे होंगे जो कि महिला शिक्षक हैं। और तो और ये आयत के ऊपर हैं, आयत के बाहर हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो आपका आंसर होगा बेटा 3 आपका सही उत्तर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा हम बात करते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका है काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ट्रिकी भी बताऊंगा और किस तरह से किया जाता है इसको भी काउंट करके भी बताऊंगा। देखिए, कभी भी अगर आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई दे, ध्यान दीजिए मैं यहाँ से दिख रहा हूँ, कभी भी बेटा इस तरह का डायग्राम अगर दिखाई दे, इस तरह का डायग्राम, तो अंदर वाले हम जो है त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं और इन सभी को जोड़ देते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 कर देते हैं, ये बराबर आपका 6, यानी कि सिग्मा एन का भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। सिग्मा एन का फार्मूला होता है n + 1 / 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दीजिए, आंसर आएगा। और अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की गई हो, तो 1 2 3 अगर लाइन की, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अगर 3 लाइन ड्रा की गई है तो केवल और केवल 3 ही त्रिभुज बन पाएंगे। तो आप देखिए, अगर इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 1 2 3 को जोड़ोगे बेटा 6 आएगा, और यहाँ से 1 2 2 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। जब दोनों डायग्राम एक साथ बनाए हों तो कुल कितने होंगे? 18 होंगे, दोनों का गुणा हो जाता है। यही काम हमें करना है, यहाँ पे समझना है चीज़ों को। आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन 1 लाइन दिया गया है, 1 लाइन बनाया गया है, 2 लाइन बनाया गया है, 3 लाइन बनाया गया है, 4 लाइन। पहले मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा, इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ से अंदर जो है 2 त्रिभुज बनाए गए हैं, तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, 1 + 2 है ना बच्चों, 1 + 2 और गुणा में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 3 12, तो यहीं से निकल कर आएंगे। उसके बाद देखिए यह भी त्रिभुज आपका है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से आपका त्रिभुज निकल करके आ रहा है, समझिए ये त्रिभुज देखो आ रहा है, ये त्रिभुज आ रहा है ना। यहाँ से भी देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो यानी 1 धन 2 यहाँ से भी हो जाएगा, 1 धन 2 यहाँ से भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 त्रिका 9, यानी 9 यहाँ से हो जाएंगे। ध्यान देना बच्चों, 9 यहाँ से हो जाएंगे, 12 यहाँ से, 9 यहाँ से, टोटल कितने होगा? 21। अब ऐसे भी कुछ त्रिभुज होंगे जो एक दूसरे को मिलाने पर बनाए गए होंगे, एक दूसरे को मिलाने पर बनाए गए जो ट्रायंगल हैं, जरा आइए उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो हम इस सिंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि एक त्रिभुज यहाँ से दिख रहा है, तो यानी कि एक यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखो एक ट्रायंगल आपका यहाँ से दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, एक ट्रायंगल यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक और ऐड कर दोगे। उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ से दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हो ना, एक ट्रायंगल यहाँ से ऐड कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या और भी कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, एक त्रिभुज और दिखाई दे दिया। ये त्रिभुज देखिए यहाँ से बेटा, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं, यानी कि ये 4 त्रिभुज और अतिरिक्त रूप से बन रहे हैं, यानी 21 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 25, यानी 25 त्रिभुज आपके टोटल बनेंगे, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है? आपके सी ऑप्शन में है। तो 25 त्रिभुज आपके इस डायग्राम के टोटल बनेंगे। तो जो काउंटिंग ऑफ फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ तो ट्रिक अप्लाई किए जाते हैं और कुछ कहीं ना कहीं आपको काउंट करना पड़ता है, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर इससे लाभ हुआ होगा। और
आप इसी तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करें और जितने टॉपिक हमने लिए हैं वे सारे टॉपिक्स आप जो है कवर करें, उसको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप अपने एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएं। लेवल आपने देख लिया है, यही लेवल होता है CAPF का, बिल्कुल इसी लेवल से आप तैयारी करें। मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के आऊँगा। सो आज के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।